हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मास्टर सर्कुलर पार्ट 3 की। यानी ये हमारी क्लास 3 है, यानी तीसरा टॉपिक दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो दोस्तों क्या है, वो यहां से देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट फाइनेंस डायरेक्शन 25। ठीक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर सर्कुलर ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट फाइनेंस डायरेक्शन 25। तो ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब दोस्तों टॉपिक में हम आगे बढ़ें उसके पहले कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी, वरना ये टॉपिक ऐसे क्लियर आपको नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला है दोस्तों। हाँ देखो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेटा किससे बोला। सो गाइस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर अपने डायरेक्शन दिए हैं दोस्तों। किसे? तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश में जो बैंक्स हैं, ठीक है, जो बैंक्स हैं या दोस्तों जो एनबीएफसी हैं, उनसे क्या बोला है बेटा, इनको एक डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक, अब बेटा डायरेक्शन जो दिया गया है वो किस रिगार्डिंग दिया गया है, तो बेटा डायरेक्शन दिया गया है रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट फाइनेंस। प्रोजेक्ट फाइनेंस। ठीक है दोस्तों, अब ये बेटा प्रोजेक्ट फाइनेंस का मतलब क्या हुआ, तो बेटा कहने का बेटा मतलब क्या है, कहने का मतलब कि अगर कोई बैंक है जो किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा है, कोई बैंक है जो किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं, जो किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं दोस्तों, उसकी बात हम कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने डायरेक्शन दिए हैं बैंकों को कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं तो आपको क्या बातें ध्यान देनी चाहिए। तो गाइस यहां पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट। तो बेटा जैसे अच्छा, ये दोस्तों बेटा बात हो रही है इंफ्रा की, बात हो रही है, मतलब हम दोस्तों किसी बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, हम किसी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, या फॉर एग्जाम्पल हम किसी अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो इस केस की बात कर रहे हैं, यानी अगर कोई बैंक किसी दोस्तों कमर्शियल रियल एस्टेट बिल्डिंग्स या गाइस फॉर एग्जांपल किसी कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें, अगर इनको लोन दे रहे हैं तो क्या क्या बातें आपको ध्यान देनी चाहिए, उसकी बात हो रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को अपना डायरेक्शन दिया है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में फाइनेंस कर रहे हैं और जो आपका प्रोजेक्ट है वो दोस्तों रिगार्डिंग द रियल एस्टेट बिल्डिंग के लिए, रियल एस्टेट बिल्डिंग, रियल एस्टेट कॉम्प्लेक्स दोस्तों, रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटीज इसकी बात करें तो उसके लिए तो आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, वो डायरेक्शन गाइस है। अच्छा अब देखो दोस्तों, यहां पे गाइस एक वर्ड है प्रोविजन का, यहां पर एक वर्ड है प्रोविजन। तो बेटा प्रोविजन का मतलब क्या होता है यह भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए प्रोविजन या प्रोविजनिंग दोस्तों, हाँ, तो बेटा जब बैंक लोन बांटते हैं तो बैंक ये मान के चलते हैं कि यार ये हमारा पैसा नहीं मिलने वाला है ना, बैंक ये मान के चलते हैं। तो बैंक जब लोन बांटते हैं तो बैंक ये मान के चलते हैं कि हमारा पैसा नहीं मिलने वाला है। तो बेटा लॉस से बचने के लिए बैंक करते क्या है, तो गाइस बैंक अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकालते हैं, अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकालते हैं और आपने जो लोन लिया हुआ है उसके पीछे रख देते हैं, जिसे हम प्रोविजन बोलते हैं दोस्तों। ये जानबूझ के रखा रहता है कि कल को मान लीजिए आपने डिफॉल्ट किया, आपने लोन नहीं दिया तो बैंक को लॉस ना हो दोस्तों, इसे हम बेटा प्रोविजन बोलते हैं। तो बेटा रिजर्व बैंक का जो मास्टर डायरेक्शन है वो क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटा बैंकों से क्या बोल रहा है कि अगर तुमने किसी प्रोजेक्ट में फाइनेंस किया है तो तुम्हें कुछ प्रोविजन रखना पड़ेगा। अब कितना रखना पड़ेगा वो हम बात करेंगे आपसे। ठीक है, सो गाइस ये है पूरी इंफॉर्मेशन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से बोला है अगर तुम किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हो तो तुम्हें उसके पीछे क्या प्रोविजन रखना पड़ेगा, ये है पूरी न्यूज। और प्रोविजन के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको समझनी पड़ेगी, वरना ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपको नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए सो गाइस मैंने आपको क्या बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या अपने डायरेक्शन दिए हैं, और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी आगे की कि आप समझो क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है, प्रोविजन, इसका बेटा मतलब मैंने क्या बोला, प्रोविजन का बेटा मतलब होता है हम कुछ एक्स्ट्रा, बैंक जो होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो अपने लोन को बैक करते हैं ताकि कल को लोन अगर एनपीए हो जाए तो बैंक को उतना लॉस ना होने पाए। ठीक है, तो ये पूरा जो इंफॉर्मेशन प्रोविजन को लेकर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले गाइज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ठीक है दोस्तों, तो बेटा यहां पर इंट्रोडक्शन में क्या बातें हो रही हैं पहले वो समझ लीजिए। इंट्रोडक्शन बस केवल कॉन्सेप्ट के लिए होता है, इसमें कोई डेटा वेटा नहीं है इसमें, तो आप पहले समझो क्या बोल रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों ओवर द पास्ट फ्यू ईयर टेकन कॉन्सेंट्रेटेड मेजर्स फॉर पुटिंग इन प्लेस अ प्रिंसिपल बेस्ड रिजीम फॉर रिजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस असेट। ओके, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है स्ट्रेस असेट दोस्तों, इसका मतलब एनपीए से होता है बेसिकली। तो पहले पॉइंट में क्या बोल रहा है आपसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ सालों से दोस्तों कुछ ऐसे मेजर्स लिए कि बैंकों का एनपीए या तो ना हो
या तो हो तो उसको ठीक से मतलब बैंक उससे अपना पैसा निकाल सके। ठीक है, अब बेटा क्या बोल रहे हैं, सो बेस्ड ऑन अ कंप्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्सपीरियंस ऑफ बैंक विथ रिगार्ड टू फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट लोन्स। इसका बेटा मतलब, तो बेटा ये बोल रहे हैं कि भाई तो जो हमने मतलब मेजर्स लिए हैं उसमें हमने मतलब सारे फैक्टर ध्यान दिए हैं, हमने जो बैंक्स एक्सपीरियंस होल्डर हैं जिनका एनपीओ हुआ उनसे हमने बातें की हैं, तो हमने इसीलिए अपने ये नॉर्म्स निकाले हैं। तो हमने नॉर्म्स निकाले हैं रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट फाइनेंस। यानी ये क्या बोल रहे हैं कि जो मेजर्स हमने लिया है तो उस मेजर में से एक मेजर ये है कि अगर कोई बैंक किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं तो उन्हें कौन कौन से बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्या बातें माननी चाहिए, उसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें कुछ पॉइंट है नहीं, ये कॉन्सेप्ट है इसमें, तो इसमें से कोई पॉइंट एग्जाम के लिए निकल नहीं रहा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, These directions are issued to provide a harmonized framework for financing of project in infrastructure and non-infra, including the commercial real estate, residential housing, and by the regulated entities, ठीक है। अब बेटा यहां पर क्या बात हो रही है, देखो अब टॉपिक आपका दोस्तों खुल रहा है। तो बेटा मैंने आपसे क्या बोला था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो डायरेक्शन दिया है बैंकों को फॉर एग्जांपल, तो बेटा वो दिया है फॉर द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो बेटा कौन सा प्रोजेक्ट, ये नाम आ गया कमर्शियल रियल एस्टेट। दोस्तों कमर्शियल रियल एस्टेट, इसका बेटा मतलब क्या हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, ये सब। एंड द कमर्शियल रियल एस्टेट बट हाउसिंग के लिए दोस्तों, मतलब जहां पे लोग रहते हैं, लाइक फ्लैट वेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा करें फॉर द रेगुलेटेड एंटिटीज। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, तो बेटा इसका मतलब कि जो नियम ये बताया जा रहा है ये किसको किसको मानना पड़ेगा उसकी हम बात करें। मतलब जैसे मैंने आपको यहां पर एग्जांपल क्या दिया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक से बोल रहा है, बैंक नहीं, इसमें और भी बॉडीज हैं। मतलब रिजर्व बैंक का जो डायरेक्शन है ये और लोग के लिए भी है, मतलब हर वो बॉडी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में आती है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां पे गाइस, तो ये नॉर्म्स किसके लिए है, तो बेटा ये नॉर्म्स ये, तो ये किसके लिए नॉर्म्स है वो देख लो। द प्रोविजन ऑफ दीज डायरेक्शंस शैल अप्लाई, द प्रोविजन आया ना, प्रोविजन, द प्रोविजन ऑफ दीज डायरेक्शन शैल अप्लाई टू द प्रोजेक्ट फाइनेंस एक्सपोजर बाय द फॉलोइंग रेगुलेटेड एंटिटीज। तो बेटा ये क्या बोल रहे हैं, तो बेटा ये बोल रहे हैं कि जो प्रोविजन की हम बात कर रहे हैं वो किसको किसको मानना पड़ेगा। देखो तो बेटा क्या बोला गया, ऑल कमर्शियल बैंक, ऑल कमर्शियल बैंक मतलब सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन के बैंक जो भारत में काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑल्सो, यानी इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक भी होंगे। ठीक है, अब कौन कौन नहीं बेटा होगा इसमें, एक्सक्लूडिंग द पेमेंट बैंक, ये लोन बांटते ही नहीं है। ठीक है, लोकल एरिया बैंक एंड द रीजनल रूरल बैंक, तो कौन कौन से बैंक इसमें नहीं आएंगे, तो पेमेंट बैंक के लिए नियम नहीं है, एंड एज वेल एज फॉर द लोकल एरिया बैंक एंड द ग्रामीण बैंक, इनके लिए नहीं है दोस्तों, ये नियम इनके लिए नहीं है। किसके लिए है, ऑल द कमर्शियल बैंक एंड द स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ये पहला। दूसरा, ऑल द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइक इंक्लूडिंग द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, यानी बेटा ये हर एनबीएफसी के लिए है दोस्तों। एनबीएफसी भी हमारे देश में लोन बांटती है ना, तो बेटा ये हर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल के लिए है इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ठीक है। तीसरा, ऑल द प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, यानी बेटा शहरी कोऑपरेटिव बैंक जो है उनके लिए भी है। एंड लास्ट, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोस्तों, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसका बेटा मतलब जैसे नाबार्ड हो गया, एक्सिम बैंक हो गया, सिडबी हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, नेफिड हो गया, उनके लिए। तो बेटा इन सब के लिए नियम ये है, किसके लिए नहीं है वो यहां पे क्रॉस किया गया। ठीक है, तो बेटा इन सारे, तो जो मैं नियम बता रहा हूं कि प्रोविजन की बात हो रही है, अगर कोई बैंक है या ये बॉडीज दोस्तों, अगर बेटा ये लोग, तो बेटा अगर ये लोग किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं, किसी प्रोजेक्ट को, तो इन्हें किन बातों का ध्यान देना चाहिए वो हम आगे बात करेंगे। तो इनके लिए बेटा नियम है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं। अच्छा, सो गाइस, जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो डायरेक्शन दिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस किस सेक्शन का और कौन कौन से एक्ट का यूज किया है, मतलब रिजर्व बैंक को पावर कहां से मिल रही है। देखो, तो पावर एक्सरसाइज, पहला सेक्शन 21 एंड सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। दूसरा, चैप्टर 3B ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और तीसरा दोस्तों, सेक्शन 30A ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन एक्ट का और इन सेक्शन का यूज किया है अपना डायरेक्शन देने के लिए, यानी ये वो एक्ट है और ये वो सेक्शन है जो रिजर्व बैंक को पावर देते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये डायरेक्शन निकाल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बेटा क्या बोला गया अबाउट दिस डायरेक्शन, तो बेटा ये डायरेक्शन दिया गया है, दिस डायरेक्शन शैल कम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम द अक्टूबर 1 दोस्तों, यानी बेटा ये जो डायरेक्शन ये दोस्तों 1 अक्टूबर से हमारे देश में लागू हो जाएंगे, ठीक है। दीज डायरेक्शंस शैल नॉट अप्लाई टू प्रोजेक्ट वेयर फाइनेंशियल क्लोजर हैज बीन अचीव एज ऑन द इफेक्टिव डेट। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, तो बेटा इसका मतलब ये बोल रहे हैं ये डायरेक्शन किस पर लागू नहीं होगा, किस प्रोजेक्ट पे, तो बेटा ये बोल देखो भाई सिंपल सी बात है, तो बेटा जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो बेटा वो कौन कौन से फेज में जाता है दोस्तों, तो बेटा पहला क्या होता है, तो बेटा पहला होता है अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी बेटा वो प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ है। दूसरा बेटा ऑपरेशनल, इसका मतलब क्या हुआ, यानी बेटा प्रोजेक्ट बन गया है दोस्तों, अब ये जो शॉप्स हैं जो घर हैं ये अलॉट किए जाएंगे। और तीसरा बेटा होता है फाइनली क्लोजर, यानी प्रोजेक्ट पूरा हो गया और बंद हो गया। तो बेटा ये क्या बोल रहे हैं रिजर्व आरबीआई कि ये डायरेक्शन जो है बेटा ये डायरेक्शन केवल अंडर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशनल फेज वाले जो प्रोजेक्ट है उनके लिए होगा, यानी अगर कोई प्रोजेक्ट बंद हो गया है मतलब क्लोज हो चुका है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, अब क्या बोल रहे हैं, अब बेटा क्या बोल रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ दिस डायरेक्शन एन एक्सपोजर शैल क्वालिफाई एज द प्रोजेक्ट फाइनेंस एक्सपोजर ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अच्छा अब बेटा क्या बोल रहे हैं, तो बेटा रिजर्व बैंक यहां पर बोल रहे हैं कि जो हम बार बार ये बोल रहे हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए डायरेक्शन, तो भाई कैसे प्रोजेक्ट में हमारा नियम लागू होगा, क्या जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं सब पे होगा, नहीं, तो बेटा कैसे प्रोजेक्ट पे ये नियम लागू होगा उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है दोस्तों, द प्रीडोमिनेंट सोर्स ऑफ रीपेमेंट एज इनवाइस एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल क्लोजर at least 51% must be from the cash flow arising from the project which is being financial। इसका बेटा मतलब देखो टफ लैंग्वेज है बट सिंपल करते हैं, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए कि मैं एक बिल्डर हूं और बेटा मैंने क्या किया, मैंने कुछ बैंक से लोन ले लिया, कुछ बैंक में बोल रहा हूं भाई, वो सिंपल सी बात है, अगर बेटा आप एक बिल्डिंग बनाते हैं उसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, तो बेटा एक बैंक जो है वो लोन एक बैंक से हमारा नहीं पता है, हम कम से कम 3-4 बैंक से पैसे लेते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या बात हो रही है, अगर मैं बिल्डर हूं, ठीक है, और दोस्तों मैंने किसी 3-4 बैंक से लोन लिया हुआ है, अब बेटा लोन लिया मैंने प्रोजेक्ट के लिए, भाई मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, अब बेटा मैं बिल्डिंग बनवा रहा था, बिल्डिंग अब खत्म होने वाला है मेरा काम, तो मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो बेटा क्या बोल रहे हैं, ये बेटा बोल रहे हैं कि रीपेमेंट, ठीक, तो बेटा जो आप पैसा रीपे करोगे बैंकों को जो आपने लोन लिया हुआ था, अब वो पैसा आप रीपे करोगे तो बेटा 51% पैसा कहां से आना चाहिए, जो प्रोजेक्ट था आपका। जैसे मैं बिल्डर हूं दोस्तों, ठीक है, अब मैंने गाइस मान लो 500 करोड़ रुपए कुछ बैंकों से लिए, अब मुझे वापस करने बेटा, तो मुझे वापस करने तो अभी क्या बोल रहा है कि भाई जो 500 CR आप वापस कर रहे हो उसमें एटलीस्ट 250 करोड़ रुपए यही जो प्रोजेक्ट है इससे आपने जो पैसे कमाए हैं वही आपको देने पड़ेंगे, यानी कि रिपेमेंट वाला जो पैसा है दोस्तों उसका 50% आपका जो प्रोजेक्ट था जिसके लिए आपने लोन लिया था वहीं से वापस होना चाहिए। आप बोलेंगे सर वहां से कैसे होगा, भाई दो सिंपल सी बात है, तो बेटा मैंने एक बिल्डिंग बनाई उसमें कई सारे फ्लैट थे, ठीक है, अब बेटा फ्लैट में बेचूंगा ना, पैसा मुझे मिलेगा, तो मुझे पैसा मिल रहा है मैं रीपे कर रहा हूं, तो आरबीआई क्या बोल रहा है कि 50% आपका जो लोन रीपेमेंट है वो पैसा आना चाहिए सेम प्रोजेक्ट से जिसके लिए आपने उधार लिया था, ठीक है। और बेटा क्या बोल रहे हैं, ऑल द लेंडर्स हैव अ कॉमन एग्रीमेंट विद द डेब्टर। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला, मैंने कई सारे बैंकों से उधार लिया था, मान लो 5 बैंक है, तो बेटा मेरा 5 बैंकों के साथ सेम एग्रीमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब मेरा किसी बैंक के साथ टर्म्स एंड कंडीशन अलग है और कोई और अलग है किसी साथ, तो ऐसा नहीं, आपका सेम टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए, एक पॉइंट हमारा, तो बेटा तभी डायरेक्शन लागू होगा उस प्रोजेक्ट पे। तो आरबीआई क्या बोल रहा है कि जो हमारा डायरेक्शन है ये कौन से प्रोजेक्ट पे लागू होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये आपका हो गया फाइनल पॉइंट, यानी इसी के लिए हमने इतनी लड़ाई की है दोस्तों। क्या बोल रहे हैं, प्रोविजनिंग फॉर स्टैंडर्ड एसेट। इसका बेटा मतलब जो मैं आपसे बोल रहा था कि भाई अगर कोई बैंक किसी प्रोजेक्ट में लोन दे रहा है तो बेटा बैंकों को कितना प्रोविजन रखना चाहिए, ठीक है। तो बेटा पिछले साल की बात है, बेटा पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे 5% बोला था, 5%, ध्यान रहे ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा पिछले साल ये डायरेक्शन आया था, पहले भी आ चुका है पिछले साल, तो बेटा वहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे 5% बोला था। जब बेटा 5% बोला था तो बहुत सारे बैंक नाराज हो गए थे, तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको 5 से कम कर दिया। अब बेटा कितना कर दिया वो देखो सो गाइस ध्यान रखना, देखो फॉर द CRE, इसका बेटा मतलब कमर्शियल रियल एस्टेट,
तो बेटा अगर कोई प्रोजेक्ट है जो कमर्शियल रियल एस्टेट का है दोस्तों, तो क्या बोल रहे हैं बेटा, अगर वो कंस्ट्रक्शन फेज में होगा, बन रहा है अभी, तो बेटा उसके लिए 1.25% प्रोविजन रखना पड़ेगा आपको। कितना? 1.25%। पहले ये 5 था। तो कंस्ट्रक्शन फेज में दोस्तों अगर कोई रियल एस्टेट है, कोई प्रोजेक्ट है मतलब, तो बेटा उसके लिए फिर आपको अब 1.25% रखना पड़ेगा। ठीक है। एंड दोस्तों अगर बेटा ये कमर्शियल रियल एस्टेट आपका कौन सा है, रेसिडेंशियल है दोस्तों, ये देखो यहां, तो बेटा इस केस में 1% आपको प्रोविजन रखना पड़ेगा। एंड दोस्तों फॉर एंड ऑल अदर्स, इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा अगर इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट है, तो बेटा उस केस में 1% आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी 1.25%, 1%, 1%। ठीक है, याद हो। अब बेटा मान लीजिए कि आपका बेटा जो प्रोजेक्ट है वो बेटा यहां से यहां आ चुका है, यानी पहले बेटा ये क्या था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, अब ये क्या बेटा, ऑपरेशनल हो गया है। तो बेटा इस केस में क्या होगा दोस्तों, तो इन द केस ऑफ ऑपरेशनल, तो बेटा आप अपना प्रोविजन कम कर सकते हो। तो पहले बेटा क्या था ये 1.25, तो बेटा जब ये हो जाएगा ऑपरेशनल फेज में तो आप इसे कम करके 1% कर सकते हो। एंड दूसरा वाला बेटा, अगर ये 1 था तो बेटा इसे कम करके आप 0.75 कर सकते हो, 0.75। हाँ बेटा अदर्स में 1 से आप 40 कर सकते हो, ये देखो यहाँ। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन फेज में ये करना है आपको, लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाएगा दोस्तों, तो आपको ये कम कर लेना है 1.25 से 1 से 0.75 और 1 से 0.40%। तो बेटा ये आपके पीछे लॉजिक है और यही पढ़ना है आपको। तो पहले बेटा ये 5 था, लेकिन अब इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है, तो ये आपको ध्यान देना था। सो गाइस यहां पे हमारा ये मास्टर सर्कुलर कंप्लीट होता है। आई होप गाइस अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर दोस्तों हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई लोग। सो गाइस अब लास्ट इंफॉर्मेशन दोस्तों, अनअकैडमी पर हमारा निश्चय फाउंडेशन बैच लॉन्च हुआ है फॉर द IBPS PO एंड क्लरिकल। दोस्तों इस बैच में अगर आप आएंगे तो आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी बेटा हो जाएगी प्री की, मेंस की, और एज वेल एज दोस्तों क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, और बेटा मेंस में आ जाऊंगा GA मतलब। ठीक है, तो ये बैच दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस अगर हम इस बेटा बैच की दो, ये दोस्तों हमारा क्या है, अनअकैडमी का प्लान है। अगर दोस्तों आप 1 साल के लिए हमें ज्वाइन करते हैं तो आपकी फीस पड़ेगी 3499, और बेटा इसमें सारे कोर्स, फॉर एग्जांपल निश्चय फाउंडेशन बैच हो गया, फिर बेटा मेंस का बैच आ गया, फिर इंटर बैच, जितने बैच आएंगे पूरे साल भर में सारे बैच आपको दोस्तों मिलते रहेंगे। इसकी लिंक आपको इसी हमारे वीडियो के मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाएं, लिंक पे क्लिक करें, हमारा कोड है AVP। इस कोड को बेटा लगाएं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।